2017 में इनकी सरकार बनी, हम चुनाव जीत गए और ये लोग हमें हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर, मौजूदा एक डिप्टी सीएम, ये सब लोग आकर प्रचार करते थे मेरे खिलाफ। 400 गुना फीस की वृद्धि हुई। तो मैं तो ये मानता हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को महंगी किया। जिस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए जी, जिस देश में स्वास्थ्य फ्री होने चाहिए, जिस देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, मैंने उद्योगपति, उनको नाम ही है उद्योगपति, अरे उनके कर्जे आप माफ कर रहे हैं, और क्या शिक्षा नहीं माफ होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार मंचों से कहते थे कि हमने वीआईपी कल्चर को खत्म किया जी। हमने लाल बत्ती हटाई। तो लाल बत्ती हटा देने से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ। कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि देश की राजनीति में किसान परिवार का नौजवान राजनीति में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी गरीब परिवार का नौजवान देश की राजनीति में आ गया है। लोग आपकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे भाइयों की ख्वाहिश है कि भैया की शादी हम लड्डू खाएं, मिठाई खाएं। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं क्रेधा न्यूज। आज के हमारे इस शो चर्चा चौपाल में गेस्ट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जो कि हमारे सामने बैठे हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे पूर्वांचल ने मतलब इनको युवाओं में अच्छी इनकी पकड़ है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है अवनीश यादव जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस शो चर्चा चौपाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। सर जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब एक छोटे शहर से लड़का मतलब जाता है इलाहाबाद पढ़ने के लिए, और मतलब उतने बड़े विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता है, तो मतलब क्या इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या क्या चुनौतियां आई थी आपको मतलब छात्र संघ मतलब चुनाव के दौरान? देखिए, अध्यक्ष होना और ना होना, ये तो हम लोग विश्वविद्यालय में थे, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनेंगे जी। लेकिन हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो समाजवादी छात्र सभा एक छात्रों की विंग थी जी। वो हमेशा छात्रों को इशू पर संघर्ष करती रहती थी, और हम लोग भी विश्वविद्यालय में कोई ऐसा इशू होता था, कोई ऐसी समस्या होती थी, तो समाजवादी छात्र सभा के जो पदाधिकारी होते थे उनसे हम लोग मिलते थे, अपनी समस्याओं को कहते थे, तो वो हम लोग के मुद्दों को लेकर लड़ते उड़ते थे। अच्छा। तो हम लोग को भी लगता था कि ये हमारी समस्या के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अगर इनका साथ देंगे तो लड़ाई और मजबूत होगी। तो हम लोग तमाम समस्याओं में उनके साथ खड़े हो जाते थे। थोड़ा सा जो आंदोलन होता था उसमें अपनी संख्या बल के साथ उपस्थित रहते थे। फिर जो छात्र सभा के मौजूदा नेता थे, बड़े भाई एक थे अभिषेक यादव जी, वो छात्र संघ बाहरी लड़ाई लड़ रहे थे। एक अखिलेश गुप्ता गुड्डू जी थे। तो ये लोग ऐसे थे कि जो हम लोग उनके साथ रहते थे। फिर वो लोग भी हम लोगों को बहुत सराहते थे, प्रोत्साहन करते थे, पढ़ाई भी चलती थी। लेकिन हम लोग का हम कहें तो अभिषेक भैया ही हमको बार बार प्रोत्साहित करते थे कि तुम राजनीति में आओ, अच्छा करोगे, तुम्हारे अंदर अच्छा सोच है, अच्छा कुछ करोगे, तुमको अध्यक्ष यूनिवर्सिटी बनना है। पहले वो शख्स थे जो मुझे यूनिवर्सिटी में कहे कि तुम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना है। अच्छा। और वो उस समय के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर छात्र नेता थे। मैंने गजब का उनको हम लोग देखते, उनको मतलब हम लोग जब मतलब उनसे मिलने होता था तो इतनी भीड़ लगी रहती थी कि हम लोग खुद मिल नहीं पाते थे। ये उस समय 2012 और 13 अच्छी थी उनकी, बहुत बड़ी पॉपुलरिटी थी। तो उनका ऐसा लगता था, तो थोड़ा मन में आता था कि भाई चलिए हम भी हो सकता है। तो पढ़ाई वढ़ाई चलती थी, छात्र आंदोलन चलता था, और वो चलते चलते छात्र आंदोलन, पढ़ाई चलते चलते एक वक्त ऐसा 2017 में आया कि लोगों ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए और हम सब लोग लड़ाएंगे। और हम लोगों ने तैयारी किया, और समाजवादी छात्र सभा ने, जो समाजवादी पार्टी की छात्र विंग है, उस हम लोग के जो नेता अखिलेश यादव जी हैं, उनका और सभी शीर्षस्थ नेताओं का हमारे ऊपर भरोसा रहा। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। तो उसके पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन इतना समय ना हम आपसे कर पाएंगे। अच्छा, हम सुने हैं कि जो मतलब छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें मतलब खुल के गुंडई होती है, तो ऐसा भी कुछ हुआ था क्या आपके साथ? नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ यूनिवर्सिटी में वैचारिकी की लड़ाई होती है। अच्छा। जहाँ जन समस्याओं को लेकर, छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन होता है, और निश्चित तौर पर थोड़ा मोड़ा जो छात्र होते हैं, थोड़ा उनके अंदर ऊर्जा होती है, तो कुछ ऐसा होता है जी। लेकिन हम लोग के साथ कुछ ऐसा नहीं हो पाया। हम लोग छात्रों की लड़ाई लड़ते थे और छात्र नेता थे, तो जो थोड़ा उस प्रवृत्ति के लोग थे वो हम लोग उससे कभी नहीं टकराए कि ये सब छात्र नेता हैं और ये सब छात्रों की बड़ी टीम इन लोग के साथ है। अच्छा, मतलब बल था। हाँ, हम लोग के छात्रों, और सब छात्र अपने गरीब तबके के थे, पूर्वांचल के, पश्चिम के, कुछ बुंदेलखंड के। अच्छा। तो जो थोड़ा उस प्रवृत्ति के लोग थे वो दूसरे ही लोगों से टकराते थे, लेकिन समाजवादी छात्र सभा इतनी मजबूत थी कि हम लोगों से कोई उस तरीके का नहीं, और वो भी जो उस तरीके के लोग थे हम लोगों से अच्छा दुआ सलाम रखते थे। अच्छा अवनीश जी, ये बताइए कि अभी जो छात्र संघ का चुनाव है
वो मतलब आए दिन छात्र आंदोलन करते हैं कि छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए, तो क्यों नहीं होता है ये? इसके पीछे का कारण देखिए, है इसके क्या? पीछे मात्र एक कारण है जी। कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि देश की राजनीति में किसान परिवार का नौजवान राजनीति में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि किसी गरीब परिवार का नौजवान देश की राजनीति में आ गया है। अच्छा। अगर गरीब परिवार का नौजवान देश की राजनीति में आ जाएगा तो वो गरीबों की बात करेगा, किसान परिवार का आएगा तो किसानों की बात करेगा। जी। जो जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहेगा, जो ग्रामीण परिवेश से जन समस्याओं को देखते हुए लड़ भिड़ कर आगे जाएगा, तो वो सदन में उनकी बात करेगा। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि सदन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो किसानों की, गरीबों की, छात्रों की, महिलाओं की बात करे। इसलिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाओ। और चूंकि छात्र इनको लगातार हरा रहा है, जी। देश में जितने चुनाव हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 17 में इनकी सरकार बनी, हम चुनाव जीत गए। और ये लोग हमें हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर, मौजूदा एक डिप्टी सीएम, ये सब लोग आकर प्रचार करते थे मेरे खिलाफ, लेकिन छात्रों ने हमें जिताया। छात्रों का ताकत था, समाजवादी छात्र सभा का बल था, हमारे नेता का आशीर्वाद था कि हम लोग चुनाव जीते। और भारतीय जनता, हम लोग किसान परिवार से हैं, बहुत बड़े परिवार से नहीं है, तो हम लोग जीते, एक पहचान मिली। तो हम लोग अनवरत किसानों की बात, नौजवानों की बात, छात्रों की बात, और जहाँ जुर्म अत्याचार होता है उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। तो जब सदन में ऐसे लोग रहेंगे ही नहीं, जब हमारी एक पहचान रही नहीं, तो बोलेगा कौन? तो नहीं बोले, इसके लिए उस नहीं कहते हैं कि किसी के कोई ना बोले, इससे बढ़िया है कि उस जड़ कोई काट दो। न पेड़ रहेगा न फल देगा। तो फल से जिनको दिक्कत है वो पेड़ को ही काट। तो भारतीय जनता पार्टी पेड़ काटती है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई सामान्य परिवार से राजनीति में आ गया है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सामान्य परिवार के नौजवानों को सबसे अधिक देश की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। और वो नौजवान जब जाता है तो किसानों की बात, कमेरों की बात, नौजवानों की बात, छात्रों की बात, महिलाओं की बात करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस आवाज़ को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है अगर उत्तर प्रदेश में, तो क्या फिर से छात्र संघ के चुनाव शुरू किए जाएंगे? निश्चित तौर पर जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हुए हैं। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्राचीर से पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के ताले खुलवाए 2003 में जी। और 2012 में जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के ताले खुल गए। और उसी के दिन हम लोग भी हैं कि आज हम लोग की जो एक सामाजिक पहचान है, जो हम लोग की एक लोग हम लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, इसीलिए कि हम लोग छात्र संघ की कोख से निकले हैं। हमारे कोई हम लोग बहुत बड़े परिवार से नहीं है। तो छात्र संघ चुनाव समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में है। और उसी की आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे अधिक छात्र राजनीति से निकलने वाले नौजवान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और जो 37 लोकसभा के सांसद हैं उसमें भी जो छात्र राजनीति से निकले लोग हैं वो हमारी लोकसभा में समाजवादी पार्टी का और देश का और अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा आम परिवार के निकले नौजवानों को मौका दिया है। एक जनता का क्वेश्चन है, मतलब जनता ने एक क्वेश्चन के लिए आग्रह किया हम लोग से कि पूछें आपसे कि मतलब जो युवा है देश के, उनको क्या करना चाहिए, मतलब राजनीतिक दिशा किस में आगे जाना चाहिए? जैसे मतलब वो सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या फिर जो विपक्ष है उसका साथ देना चाहिए? देखिए, देश को, युवा को और नौजवान को हमेशा अपने सवाल उठाने चाहिए जी, और सवाल पैदा करनी चाहिए। और सवाल पूछिए, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, आप उनसे अपनों मुद्दों पर सवाल पूछिए। और जब वर्तमान की जो सरकार है, जब ये सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार का पिछले कई बार से देखा जाए तो रोजगार की कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है जी। शिक्षा व्यवस्था हमारी दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी चौपट करती जा रही है। जो हमारे बड़े विश्वविद्यालय थे, जो एक तरीके से करें हिंदुस्तान के धरोहर थे, उन धरोहरों के साथ शिक्षा की बड़ी मात्रा में शिक्षा बजट पर कटौती की है। तो नौजवान को सवाल पूछना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर सवाल हम उसी से पूछेंगे जो सत्ता में होगा। तो देश के नौजवानों, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि देश के नौजवानों, प्रदेश के नौजवानों और जो भी मुझे सुन रहा है, आप सरकार से सवाल पूछिए और अपने मुद्दों पर सवाल खड़ा करिए। और देश का नौजवान हमेशा सवाल पूछता रहा है। और भगत सिंह जैसे जो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने बर्बर सत्ता के खिलाफ इनकलाब पैदा किया।
और देश में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो नौजवानों के बलबूते हुआ है। चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन रहा हो, वो भी नौजवानों के बलबूते ही, और चाहे इमरजेंसी का आंदोलन रहा हो जिसको जयप्रकाश नारायण ने देश के नौजवानों से आह्वान किया, तो वो भी देश के नौजवान जब आगे आए तो उस समय की जो बर्बर सत्ता थी उसको भी उखाड़ फेंकने का काम किया। तो मैं देश के नौजवानों से अपील करूंगा कि नौजवानों, देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी कंधों पर है। तो हम लोग आगे आए और इस बर्बर सत्ता को उखाड़ कर फेंकें जो ना हमें रोजगार देती है, ना शिक्षा देती है, स्वास्थ्य के हालात कितने खराब हैं, और नौजवानों के लिए इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। शिक्षा नीति में मतलब इस सरकार किस कदर तक कर पाई है आपके हिसाब से? जो तत्कालीन गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो मतलब शिक्षा नीति के हिसाब से कौन से कार्य उसने किए हैं आपके हिसाब से? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हम लोग तो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे 2012 में जी। और उस समय जब हम लोग बीए में एडमिशन लिए और साथी हमारे लिए 13 में ले रहे थे साथी, तो मात्र बीए में 900 रुपये फीस होती थी, 925 रुपये 2012 में, 12 में 13 में 925 रुपये। अच्छा। हॉस्टल की फीस मामूली 5,000 6,000, मतलब ईयरली? हाँ। अच्छा। तो एक समान परिवार जिसका, जो किसान होगा, जो गरीब होगा, उसके भी माँ बाप अपना गेहूं दान खेती बाड़ी करके साग सब्जी बेच के भी 5-6 हज़ार सालाना हॉस्टल की फीस दे सकते हैं, दे देंगे, और 900 रुपये फीस दे सकते हैं। और घर से ही वो चावल दाल लेके चला जाता था, अपना बनाना खाना, और थोड़ा मोड़ा पैसा से वो पढ़ लिख लेता था, और वही नौजवान भविष्य में आगे हिंदुस्तान के सभी बड़े पदों को सुशोभित करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि हम लोग के आंखों के सामने ही और आप सबके सामने भी वो 900 रुपये की जो फीस थी उसको 400 गुना बढ़ाया। अच्छा। जो हॉस्टल की फीस थी 5,000 रुपये, उसको बढ़ा के 55,000 60,000, मतलब सोच लीजिए 400 गुना फीस की वृद्धि हुई। तो मैं तो ये मानता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को महंगी किया। जिस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए जी, जिस देश में स्वास्थ्य फ्री होने चाहिए, जिस देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, माने उद्योगपति, उनको नाम ही है उद्योगपति, अरे उनके कर्जे आप माफ कर रहे हैं, और क्या शिक्षा नहीं माफ होनी चाहिए? बिल्कुल। इस शिक्षा को महंगी की जा रही है। तो महंगी करने का तात्पर्य मात्र एक है कि जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो किसान तबका है, जो कमेरा तबका है, वो शिक्षा से वंचित हो जाए। तो इस सरकार ने, तो मौजूदा सरकार ने, केंद्र की और राज्य की सरकार ने शिक्षा को महंगी की, और इन्होंने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, राज्य विश्वविद्यालय थे, जो सरकारी शिक्षण संस्थान थे, उनको भी इन्होंने चौपट किया कि अगर ये चौपट होंगे तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की तरफ लोग बढ़ेंगे, और जब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की तरफ लोग बढ़ेंगे तो अधिकतर जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के हैं, तो फायदा उनको मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों ने सरकारी शिक्षण संस्थान को बर्बाद करने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इन लोगों ने नहीं किया है। सारे रास्ते अपनाए जिससे सरकारी शिक्षण संस्थान बर्बाद हो जाए। तो बड़ा अफसोस है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश के पुराने यूनिवर्सिटियां हैं, जो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, जो धरोहर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता है। पूरब मतलब इस धरती के पूरब का एक्सपोर्ट, केवल हिंदुस्तान का नहीं है पूरब का एक्सपोर्ट, माने इस धरती के पूरब का एक्सपोर्ट है, पूर्वांचल, उसको कहा जाता है पूरब का एक्सपोर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके साथ इन लोगों ने बहुत अन्याय किया है जी। और जब इंसान, कोई भी व्यक्ति, जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो मंदिर होते हैं, मंदिर की तरह आदमी मानता है। तो अगर हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर के प्रति अगर हम गलत सोच रखते हैं तो उन लोगों का नाश हो जाता है। तो अगर शिक्षा का मंदिर जो है उनके लिए भी इन लोगों ने गलत सोच रखी है, प्रकृति इन लोगों को जरूर सजा देगी और ये लोग सजा को भुगतेंगे। सर, मतलब आगामी चुनाव में आपकी क्या तैयारी है 2027 के इलेक्शन में, जो कि आप बढ़ चढ़ के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, रुद्रपुर विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं आप जोरों शोरों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या तैयारी है आपको? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और हम लोग की प्राथमिकता में कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो जी, हमारे नेता कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारे पार्टी कैसे सत्ता में आए, इसके लिए हम लोग अपने नेता के आदेशानुसार काम करते रहते हैं जी। और हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो विजन के नेता हैं। 2012 से 17 में जो उत्तर प्रदेश बहुत से मामलों में पीछे था, उस उत्तर प्रदेश को विश्व स्तर पर एक अलग
लेवल पर लाकर खड़ा किया, एक अलग मुकाम दिए। उन्होंने, हमारे नेता ने विश्व स्तर पर एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिया जिसकी चर्चा देश दुनिया के लोग करते हैं। मेट्रो दिया उन्होंने, नौजवानों को लैपटॉप देकर देश दुनिया से, एक किसान परिवार में पढ़ने वाला नौजवान जिसका प्लान का घर होता है वो भी इंटर पास किया तो उसको लैपटॉप दिया, इसलिए दिया कि वो देश दुनिया को जाने। तो हमारे नेता की सोच थी कि गांव का जो नौजवान है जो इंटर पास किया वो भी लैपटॉप जब खोले और जब देखे तो उसमें वो जाने कि चीन, जापान, अमेरिका कहाँ है, देश दुनिया कहाँ जा रही है, तो उस हिसाब से अपने आप को वो भी तैयार रखे। तो ये मेरे नेता की एक सोच थी। उन्होंने पुलिस को कितना हाईटेक किया, अपराधियों पर अंकुश लगे, 10-90 जैसी योजना। उन्होंने जो एम्बुलेंस की सुविधा लाई कि ग्रामीण परिवेश में अगर संसाधन नहीं है तो आप सीधे नंबर डाल करिए, एम्बुलेंस 5 मिनट में आपके पास आ जाएगी। तो एक नेता की विजन था, एक सोच था, और इस सरकार ने उस सोच को इतना पीछे ले गई। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम सांसद विधायक बने ना बने हम लोग की कोई मंशा नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा सोच वाला व्यक्ति किसी अच्छे पद पर होता है तो उससे हमारे पूरे प्रदेश का कल्याण होता है। तो जब समाज का कल्याण होगा, आम जनमानस का कल्याण होगा, तो हम लोग उसी में निहित हैं। हम लोग राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए, पद पर बैठने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए नहीं हम लोग राजनीति में आए हैं। हम लोग इसलिए आए कि गरीबों के साथ जुर्म ना हो, किसानों के साथ अत्याचार ना हो, और समाज में कहीं जुर्म अत्याचार हो तो हम लोग लड़ाई लड़े। इसके लिए हम लोग राजनीति में, और बनना न बनना सब मेरे नेता के ऊपर है। हमारे नेता का आशीर्वाद होगा तो हम लोग जो होगा बना जाएगा, नहीं तो हम लोग अपने नेता के साथ तो हैं ही हैं और निस्वार्थ भाव से हैं, हम लोग की कोई मंशा नहीं है। अभी हाल ही में ही लोक सेवा आयोग पे छात्रों ने आंदोलन किया था, तो आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए थे? जनता का प्रश्न है आपसे। नहीं, देखिए, हुआ ये कि जिस दिन आंदोलन हुआ जी, मैं देवरिया में था और आंदोलन 3 दिन, चौथे दिन उसका निर्णय आ गया। तो चौथे दिन निर्णय आया तो उसी दिन मैं इलाहाबाद पहुंचा था शामिल होने के लिए। हम लोग पहुंचे, 3 दिन आंदोलन चला था, और हम तो काफ़ी दूर थे। इलाहाबाद से हमारे यहाँ की दूरी 300 प्लस है, लेकिन हमारे जो साथी थे उन्हीं लोगों ने आंदोलन को लीड लिया, जो मेरे साथ पढ़े लोग हैं और जो मेरे छात्र विंग के, जो समाजवादी छात्र सभा के जो नौजवान साथी थे, उन लोगों ने उस आंदोलन को लीड किया और मेरे सहपाठियों ने भी लीड किया। और उस आंदोलन में हमारे छात्र सभा के नौजवान साथी जेल भी गए, सरकार ने जेल भेजा जी। तो एक हमारा जो संगठन है, तो उन संगठन के जो नौजवान थे वो भी उस आंदोलन में थे, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। और संगठन इसीलिए होता है कि जहां हम ना पहुंच पाए, हमारे संगठन का कोई और व्यक्ति पहुंच जाए। तो हमारे ही संगठन के लोग, हमारे छात्र सभा के लोग जेल गए, तो हम लोग सब लोग उसमें समाहित हैं। और हम लोग चौथे दिन पहुंचे ही थे, अभी लड़कों से मिल ही रहे थे, तब तक सरकार झुक गई। तो मैं निश्चित तौर पर ये कहता हूँ कि सरकार को जानकारी मिली कि हम लोग भी पहुंच रहे हैं, तो सरकार झुक गई। हम लोग के पहुंचते पहुंचते सरकार झुक गई थी, ये मैं मानता हूँ कि हम लोग जाने से सरकार डर गई, झुक गई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मतलब हमेशा से कहते आए हैं और कह भी रहे हैं अभी भी कि हमारी सरकार में मतलब क्राइम स्तर काफ़ी कम, क्राइम रेट काफ़ी कम, मतलब कम हुआ है पहले के मुताबिक। तो इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, झूठ का कोई अगर पैमाना होगा तो उस पैमाने को भी योगी आदित्यनाथ जी फेल कर दिए हैं जी। देवरिया में आए, अब मैं वही कहने जा रहा था आपसे कि आप तो एक समाज में घूमते रहते हैं, एक अच्छे पत्रकार भी हैं। हम लोग देखते हैं कि रोज सुबह जब उठिए तो पेपर की जब खोलिए तो पेपर पर अपराध की कोई ना कोई न्यूज जरूर रहती है। बिल्कुल। मैं पिछले लगता है कि कई वर्षों से कोई ऐसा दिन नहीं है कि अपराध के कारण, अपराधियों से पीड़ित होने के कारण जो परिवार पीड़ित हो जाते हैं, उन पीड़ित परिवारजनों से मिलकर इंसाफी लड़ाई न लड़ते। और कैसे ये लोग कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में भी तो ये कहा जा रहा है कि अपराध का स्तर बढ़ गया है जी। इसी देवरिया में इतने अपराध, ये देवरिया अपराधियों की सरजमी कभी नहीं रही, कभी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया देवरिया ने। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो एक भी अपराधी यहाँ से नहीं निकला। लेकिन आज अपराध को देखेंगे, हर गली चट्टी चौराहे पर 4-5 अपराधी घूम रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही, लूट हो रही है। तो ये तो केवल देवरिया की बात है। और जो पूरे उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो लूट, हत्या, बलात्कार में उत्तर प्रदेश हमें लगता है कि बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे चला गया है। और इसका मात्र एक रीजन है कि जो योगी जी की पुलिस है जी, वो महाभ्रष्टाचारी
और घूसखोर हो गई है। वो अपराधियों से पैसे लेती है और पैसे लेके चुपचाप रहती है, मूक दर्शक बनी रहती है जी। जब कोई पीड़ित व्यक्ति फोन करता है तो उसका फोन तब तक नहीं उठता है जब तक अपराधी अपराध करके अपने यथास्थान पहुंच जाए, और जब अपराधी जाके बता देता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, तब पुलिस उनके जाती है उनके घर इंसाफ की, कहाँ बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए अपराध तो पूछना ही नहीं है। हम सब खुद हम लोग तो अपनी जान को हथेली पे लेकर चल रहे हैं कि हम लोग के साथ कब क्या हो जाए, अपराधी क्या कर दें, लेकिन हम लोग इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से जम के मुकाबला करेंगे और ये सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी से मिलेंगे। 2027 के विधानसभा इलेक्शंस में क्या समाजवादी पार्टी बहुमत ला पाएगी? निश्चित 100% समाजवादी पार्टी बहुमत से आएगी और सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है। 10 सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को मतलब इस लायक कर दिया है जी कि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता केवल एक ही आस और उम्मीद है, वो है अखिलेश यादव। और आपको क्या लगता है कि जब ये मतलब अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो किस किस मुद्दों पे काम करेगी? मतलब प्रमुख मुद्दे क्या होंगे चुनाव के इस बार? हमारे नेता की एक सोच ही अलग है, विजन। हमारे नेता ने शिक्षा पर सबसे अधिक काम किया जी। हमारे नेता ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोई भी स्टेट आगे तब बढ़ता है कोई भी जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जब वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, रोजगार के अवसर हो जी। आप लखनऊ में HCL से लेके, अमूल से लेके, प्लासियो से लेके, स्टेडियम से लेके, ये अखिलेश यादव जी की सोच थी ना, विजनरी सोच थी ना कि अगर ये आएंगे तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जब आज वही स्टेडियम है जिसमें आज IPL भी हो रहा है, इंटरनेशनल मैच भी हो रहा है, तो लाभ किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है ना। तो वो विजनरी सोच के लीडर है, हम लोग उनसे मिलते हैं। उन्होंने आज तक कभी हम लोगों को हमेशा विजन, हमेशा कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमेशा सकारात्मक बात, हमेशा अच्छी चीज़ें कि बेटा ये करो, बेटा ऐसे करो, अच्छा होगा। ये कितनी विजन की सोच है जी। और एक हम इतना अच्छा लगता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अखिलेश जी से मिलता है, अपनी बात कहता है, और विपक्ष में रहते हुए अखिलेश जी जितनी मदद आम परिवार से आने वाले लोगों की, पीड़ित परिवारों को करते हैं, पूरे देश में और दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो लोगों की मदद करता होगा। हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, इलाज के लिए, इंसाफ के लिए, अपनी बहन की शादियों के लिए, कोई अपनी बेटी की शादियों के लिए अगर अखिलेश जी के पास चला गया तो कभी वो खाली हाथ वापस नहीं आया। किसी के परिवार में कोई आकस्मिक घटना घट गई, अखिलेश जी को मालूम बस चल गया कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब तबका है, और इनके परिवार में एक ही व्यक्ति था जो कमा कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता था। अगर ये मालूम चलता है तो हमें फ़ख्र होता है कि मैं उस नेता का कार्यकर्ता हूँ जो मालूम चलने पर केवल उस पीड़ित परिवार को अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा मदद कराने का काम करते हैं। तो ऐसा नेता विरले इस धरती पर मिलते हैं और हम लोग को फ़ख्र है कि अखिलेश जी हम लोग के नेता हैं। तमिलनाडु सरकार में मतलब स्कूल में जातियाँ जो थी, जातियाँ जो बच्चों के नाम के आगे लगती हैं वो हटवा दी है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। हिंदुस्तान को सबसे पीछे जाति व्यवस्था ले गई है। जाति के नाम पर शोषण होता है, जाति के नाम पर लोगों का हे दृष्टि से देखा जाता है, छुआछूत है। हम इंसान हैं, मानव हैं, हमारे भी अंदर लाल खून, आपके अंदर भी लाल खून जी। हम भी अच्छे से बात करते हैं, आप भी अच्छे से बात करते हैं। फिर ये जाति के नाम पर क्यों कोई छू देता है तो हम खाते नहीं हैं, आखिर क्या है दिक्कत है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था जो है ये हिंदुस्तान को बहुत पीछे ले गई। तो निश्चित तौर पर जाति पर नहीं, जाति व्यवस्था पर हम सबको खुल कर बोलना चाहिए। और हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए देश के, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए और चाहे और भी जितने, चाहे नरेंद्र देव से लेकर, इन सब लोगों ने हमेशा जाति तोड़ो आंदोलन चलाया है। जनेश्वर मिश्रा जी हमारे पार्टी के लीडर थे, उन्होंने भी जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने तो बल्कि अपने समाज में भी जाकर बहुत लोगों से अपील किया कि जाति तोड़ो, बंधन तोड़ो, तभी जाके समाज आगे बढ़ पाएगा और ये देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब जाति व्यवस्थाओं पर हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर काम करेंगे, इस सोच को ख़त्म करेंगे। जो कि आप इलाहाबाद में शुरू से रहे हैं, अभी भी आज आते रहते होंगे, वहाँ पे जाना लगा रहता है आपका। तो मतलब जो अभी प्रयागराज महाकुंभ लगा था वहाँ पे, उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, VIP कल्चर। जो आम लोग थे, हम जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे तो लाइन में लग के दर्शन करते हैं,
और वहीं कोई वीआईपी आदमी, कोई विधायक, कोई सांसद जाता है तो उसको सब बीएसएफ वाले, सब सीआईएसएफ वाले घेरा बना के उसको अंदर जाके जल स्नान करवा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार मंचों से कहते थे कि हमने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जी, हमने लाल बत्ती हटाई। तो लाल बत्ती हटा देने से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हुआ जी। ये उनके मुंह पर ही करारा तमाचा है कि आपने लाल बत्ती तो हटाई, लेकिन उन वीआईपी लोगों के साथ जो सलूक होता था शुरू से वैसे अब भी हो रहा है। तो केवल दिखावा है। और वीआईपी कल्चर ने निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को और कुंभ मेला को बहुत खराब किया। और इतना हम लोग तो इलाहाबाद में रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने महाकुंभ भी देखा है, कुंभ भी देखा है, अर्धकुंभ भी देखा है। इतनी अव्यवस्था हमने अपने 12 साल के इलाहाबाद में, जो हम लोग 12 साल रहे हैं, इस दौरान कभी नहीं देखा है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हमने लोगों को भूखे रोते हुए देखा है। इस बार लोगों को हमने भूखे रोते हुए देखा है। और मुझे तो गर्व होता है कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और वहाँ जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे जी, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हों, चाहे संबंधित कॉलेजों में पढ़ते हों, और चाहे वहाँ का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों, वो सारे छात्रों ने उन भूखे लोगों के लिए अपने कमरों के जो राशन पानी थे उनमें लगा दिए। और जब इन छात्रों ने अपने राशन पानी लगाए, अपने मतलब यहाँ तक कि उन छात्रों ने खिचड़ी बना कर लोगों को खिलाए अपने कमरे के, और ऐसा काम उन छात्रों ने करके एक नज़ीर पेश की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं छात्रों के ऊपर आरोप लगाया कि कुंभ मेले में छात्रों ने बाइक से सवारी ढो ढो के लोगों से पैसे कमाए। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अरे लड़कों के पास बाइक खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं है, और जिनके पास बाइक भी थी तो कोई मेरे गांव से जाएगा, हम बोलेंगे तो उनसे क्या वो 50 रुपये लेगा? हम लोग कुंभ मेला में रहे हैं, महाकुंभ में भी रहे हैं, अर्धकुंभ में भी रहे हैं। हम लोग जनपद से या कोई दूसरे जनपद से किसी मित्र का जाता था कोई आदमी, तो कहता था भाई, लोग कहते थे हम लोगों से कि हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, जितनी मदद हो सकती है कर देते थे। बाइक पे बैठाना, पहुंचा देना, स्नान करा देना, ये करा देना। अच्छा। उसके बदले हम 50 रुपये लेंगे क्या? इन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद में रहने वाले सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का, प्रतियोगी छात्रों का, सबका अपमान किया और कहा कि 50 रुपये लेकर छात्र करोड़पति बन गए, लाखपति बन गए। अच्छा। मतलब कितनी वाहियात सोच है कि सेवा भाव को भी इन्होंने पैसे से तोल दिया। तो इस तरीके की सोच को भी बदलना पड़ेगा। आप देश के नौजवानों की सेवा भाव को 50 रुपये में तोल दिए। कितना बड़ा अपमान देश के नौजवानों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, और यह नौजवानी इस अपमान का बदला लेगा। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडे पालती है, गुंडे पालने वाली पार्टी है। जितने भी लोग को टिकट देती है, जितने भी लोग इसमें हैं, मतलब ज़्यादातर लोग गुंडे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश का सबसे बड़ा गुंडा भारतीय जनता पार्टी में है जी, और देश का ही नहीं, इंटरनेशनल सबसे बड़ा गुंडा भी भारतीय जनता पार्टी में है। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के टॉप 5 गुंडे को लिस्ट निकालेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। और मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल माफिया दाऊद इब्राहिम का जो मुकदमे में फाइली व्यक्ति है, वो भी और उसका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार को टिकट भी दी। भारतीय जनता पार्टी उसके परिवारजनों को MLC बनाती है और उनके घर के सारे शुभ और अशुभ कार्यक्रमों में पूरा भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। तो जब इंटरनेशनल माफिया उस दल में है और उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, तो किस मुंह से ये लोग अपराध की बात करते हैं? और आप उत्तर प्रदेश की टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट निकालेंगे, गूगल कर लेंगे, तो टॉप 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के माननीय बन के बैठे पड़े हैं हर जनपद के। और जो खुलेआम असलाह लेकर दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे बड़ा गुंडा, सबसे बड़े गुंडे तो उसी में है। और क्या बात करेंगे ये लोग, गुंडों के सहारे ये लोग उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। निहायत जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर 50-50 मुकदमे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मंचों से योगी जी के बगल में खड़ा होकर हाथ हिलाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या कहना है आपका? जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कहती है कि हमने रोजगार दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा मतलब विस्तार किया उसका, हर जगह इंडस्ट्रीज खोले,
यूपी में कई कंपनियां निवेश की विदेशों से आके, तो इस पे क्या कुछ कहना है? इतने लोग बेरोजगारी इतना चरम स्तर पे है। निवेश के कहाँ किया? केवल मुंह से बोल देना और जमीन पर दिखना नहीं। कहाँ किया? कहाँ? हमने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जी, लखनऊ में तो हमने किसी बड़ी कंपनी को नहीं देखा। कानपुर में वही हालात है। इलाहाबाद तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी वही हालात है। और जो सब बनारस में भी वही हालात है। निवेश कहाँ किया है? बल्कि निवेशक तो खुद ही वीडियो बना बना कर चलेगा कि हम यहाँ निवेश नहीं कर पाएंगे। हमसे वो निवेशक तो यहाँ तक है कि लोकल लोग हमसे अलग वसूलते हैं, पुलिस अलग वसूल रही है, हम नहीं कर पाएंगे यहाँ। निवेशकों को उत्तर प्रदेश में असुरक्षा की भावना से ग्रसित थे, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में आए नहीं। और मुंह से बोल देना बड़ी बात होती है, उसको जमीन पर दिखाना दूसरी बात होती है। तो जमीन पर दिखना चाहिए। इतने बेरोजगार टहल रहे हैं जी, कि मतलब आप बेरोजगारी का आलम तो ये है कि मैं क्या बताऊँ, एक घर में अगर 4 लड़के हैं तो चारों बेरोजगार जी। तो कहाँ से निवेशक उत्तर प्रदेश में? नौकरी है नहीं, महंगाई इतने चरम स्तर पे है। महंगाई चरमोत्कर्ष पर है जी। आप सब्जी 4 आदमी का खरीद लीजिए तो मालूम चल जाएगा कि महंगाई कितनी है। तो क्या मतलब क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो आम आदमी को इस चीज़ से निजात मिलेगा? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का तो नारा है कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये नारा हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी दिया करते थे जी। और जब मौका मिला तो अखिलेश जी ने भी वही काम किया। उन्होंने दवा और पढ़ाई को मुफ्त किया और रोटी कपड़ा को सस्ता किया। पढ़ाई सपा सरकार में वजीफा मिलता था गरीब छात्रों को और उस वजीफे से छात्र पढ़ाई करता था। आज वजीफा बंद है। आज वजीफा मतलब छात्रवृत्ति। आज छात्रवृत्ति नहीं मिलता है किसी को। आप सोचिए, छात्रवृत्ति जैसी योजना जो गरीबों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी, उस योजना को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया है। सपा सरकार में छात्रवृत्ति मिलती थी और छात्रवृत्ति किसी जाति को थोड़ी मिलती थी, हर वो छात्र जो जरूरतमंद था उसको मिलती थी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी ने छात्रवृत्ति को क्यों बंद किया? छात्रवृत्ति को इसलिए बंद किया कि छात्र पढ़ ना पाए। और छात्रवृत्ति तो छात्रों का एक तरीके से कहिए तो गरीब छात्रों का अधिकार है, देना चाहिए छात्रवृत्ति। हम जो गरीब होता था उसको छात्रवृत्ति मिलती, छात्र उससे कापी कलम किताब खरीद कर पढ़ाई करता था और वही छात्र भविष्य में देश की सेवा करता था। तो आप सोच लीजिए सरकार की मंशा, इन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति तक छीन ली, फीस बढ़ा दी, छात्रवृत्ति छीन ली। तो पढ़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। चाहते हैं कि छात्र बेरोजगार बने रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस खोले कि स्वास्थ्य में भी मतलब कुछ वो हो सके और उसके बाद से बच्चे पढ़ सके वहाँ पे। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका कहना है कि हमने काम किया है। लेकिन एक चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ है आज तक कि मतलब एक मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज को अपना मरीज भेजता है। ये कैसे? मतलब इसका तो ये जो बात आपने कहा, जो आपने बात कहा, यही बात मैं आपसे कहने वाला था जी। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया। और अभी आपसे आने से पहले मैं मेडिकल कॉलेज ही गया था जी। और मैं तो कहूँगा आपको भी वहाँ जाना चाहिए। वहाँ आप देखेंगे पर्ची लगाने के लिए कम से कम 1000 लोग अभी भी लाइन पे खड़े हैं। अच्छा, 1000 से कम लोग नहीं है। जब तक हमें उनकी पर्ची लगेगी तब तक मरीज की हालत और ख़राब हो जाएगी। यही इनके मेडिकल कॉलेज के ये हालात हैं। और इस मेडिकल कॉलेज के ये हालात हैं कि आप इलाज कराने जाइए, डॉक्टर अभी देखेगा और वो भी तुरंत रिफर कर देगा, जाइए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो इन लोगों ने जैसे नाम बदलने वाली जो परिपाटी है, इससे बढ़िया हमारा सदर अस्पताल ही था जी। कम से कम मौके पे इलाज तो मिल जाता था। अस्तित्व तो खत्म हो गया अब तो। एक तो सदर अस्पताल का अस्तित्व खत्म हो गया और दूसरे इलाज के नाम पर कुछ है भी नहीं जी। तो भैया हमको सदर अस्पताल ही लौटा दीजिए कि कम से कम मेरे देवरिया के लोगों का कम से कम बेहतर इलाज तो हो जाए जी। नाम दे दिया मेडिकल कॉलेज और इलाज के नाम पर कुछ है ही नहीं। रेफर BRDPG, रेफर BRDPG गोरखपुर, रेफर BRDPG। आए दिन केसेस आ रहे हैं, डेली हम लोग ये रेफर करते हैं रेफर। तो हमें तो नहीं लगता। तो इनके मेडिकल कॉलेज इसी तरीके के हैं। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना देना, जैसे नाम बदलना है तो नाम बदल के मेडिकल कॉलेज, कुछ दिन में इसी को एम्स बना देंगे और कहेंगे हमने देवरिया में एम्स खोल दिया। फिर कुछ दिन बाद इसको कुछ और बना देंगे। तो भैया उसका नाम मत बदलिए। मैं तो निवेदन करूंगा, हाथ को जोड़ूंगा कि भैया नाम मत बदलिए, काम बदलिए, काम करिए और कम से कम इतनी तो सुविधा मिले कि हमारी मरीजों का जो पीड़ित लोग हैं उनको कम से कम बेहतर इलाज तो मिले। ये मैं निवेदन करूंगा। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो प्लीज़
मैं आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करूंगा कि नाम मत बदलिए, कम से कम काम बदलिए और बेहतर सुविधाएं लाइए जिससे गरीबगरीबों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके। फ्रैंक हुजूर जी एक सोशलिस्ट लेखक जो कि जानते होंगे आप, तो उनके मतलब जब उनका अभी देहावसान हुआ था तो मतलब अखिलेश यादव जी ने उनके प्रति मतलब एक शब्द भी नहीं लिखा और वहाँ आप गए भी नहीं। मतलब जनता का प्रश्न है ये, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रैंक हुजूर जी का जाना दुखद है और निश्चित तौर पर सोशलिस्ट लेखक थे, विचारों के अच्छे व्यक्ति थे और समाजवादी पार्टी उनके दुख में खड़ी थी, खड़ी रहेगी भी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस दिन कहीं बाहर थे जी, तो लेकिन हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदे कंधा तक दिया और हमारे पार्टी के सभी लोग पहुंचे। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो लोग बंद कमरे में बैठ कर केवल लिख रहे हैं। किसी के जाने के बाद उसका सहारा लेकर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। हम आपके लिए, हमारे दिल में आपके लिए क्या भावना है ये आप जानते हो और हम जानते हैं। अब उसको बीच चौराहे पर बहुत सारी ऐसी बातें नहीं होती है कि उसको बीच चौराहे पर आदमी कहे। तो इसलिए फ्रैंक हुजूर जी के प्रति पूरी संवेदना जी। शोकाकुल परिवारजनों को ईश्वर ताकत प्रदान करें। हम लोग उस पीड़ित परिवार शोकाकुल परिवारजन के साथ हैं और हमारी पूरी पार्टी भी साथ है जी। और निश्चित तौर पर उनका जाना, असामयिक जाना हम सब के लिए दुखद है और हम लोग सदैव उनके साथ शुरू भी थे, अब भी हैं और आगे भी उनकी फैमिली के साथ हम लोग बने रहेंगे। आजम खान जी जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो उन पे आज समाजवादी पार्टी मतलब कुछ भी बात नहीं करती है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? नहीं, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी, आजम साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ हैं जी। और आजम साहब का देश की राजनीति में बड़ा योगदान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने द्वेषपूर्ण उनको फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल में रखा है, लेकिन आजम खान जी के सवाल पर हमारी पार्टी ने रोड ऑफ संघर्ष किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने खुद उत्तर प्रदेश के विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे हम लोग जी। मेरे ही पीठ पर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी की पुलिस ने 200 लाठी मारी और हम लोग को मरणासन हालात में छोड़ कर चले गए। आजम साहब के लिए रामपुर से लेकर लखनऊ विधानसभा तक समाजवादी पार्टी के नौजवानों ने साइकिल यात्रा निकालकर, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए साइकिल चलाकर मांग किया और उस यात्रा का शुरुआत आदरणीय अखिलेश जी ने किया। देश की लोकसभा में, मीडिया के सामने हम लोग आजम खान साहब के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। सवाल उठाने वाले लोग, वो लोग नहीं जानते कि आजम साहब का दिल जो है वो समाजवादी पार्टी है, उनकी धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और हम सब लोग अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से कामना करते हैं कि प्रभु आजम खान साहब को इंसाफ मिले। देर है अंधेर नहीं है। आज भले से उनको लोग परेशान कर रहे हैं जी, लेकिन उनको इंसाफ मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आजम साहब हम लोग के पार्टी के सम्मानित लीडर हैं, सम्माननीय हैं और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम लोग उनके न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। कन्हैया कुमार जी जो कि अभी एक बिहार में यात्रा चला रहे हैं, यात्रा निकाले हुए हैं रोजगार के लिए और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी कोई प्लान है ऐसा कुछ? हम लोग तो रोज संघर्ष कर रहे हैं जी। हमारे पार्टी के सांसद लोकसभा में इसके लिए सवाल उठा रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक विधानसभा में इसके लिए सवाल उठा रहे हैं और हम लोगों तो रोज रोड पर आंदोलन कर ही रहे हैं। अभी हम लोगों ने रोड के लिए, मैंने खुद हमारी रोड बहुत खराब थी पकड़ी से लेकर देवरिया तक की, हम लोगों ने 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में हजारों नौजवानों के साथ जी पद यात्रा किया उस रोड को बनाने के लिए। और उस पद यात्रा की देन थी कि हम समाजवादी नौजवानों के पसीने के महक के सामने भारतीय जनता पार्टी को झुकने पड़ा और वो रोड का निर्माण हुआ। बेलडांड वाला रोड जी, जो बेलडांड से लेकर देवरिया तक हाँ। बीच आधा काम हुआ, आधा काम के बाद 2024 तक उस काम को कंप्लीट करना था, लेकिन किस कारणों से वो काम नहीं हुआ, ठेकेदार छोड़ कर भाग गया। पता ना कौन उससे कमीशन लेना चाहता था। हमें तो सुनने में आया कि ठेकेदार से इतने लोगों ने कमीशन मांग दिया कि कहा कि भैया हम कमीशन नहीं दे पाएंगे, इसलिए काम छोड़ दिया। तो हम लोगों ने कहा कि तुम 2 चाहे ना दो, हम लोग को नहीं फर्क पड़ता, हम लोग तो चलते हैं आंदोलन के रास्ते। हम लोग आए तुरंत देवरिया सदर के SDM साहिबा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कहा 24 घंटे के अंदर काम नहीं शुरू होगा
तो फिर हम लोग बेलडांड मोड़ पर बेलडांड हम लोग जो रोड जहाँ से बनना बंद है वहाँ से लेकर आप सोचिए कि सरकार 2000 उस रोड को 2024 जून तक कंप्लीट करना था, 25 आ गया, अब तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सोचिए कि कैसा रोड बनना है, क्या सरकार क्या कर रही है। हम लोग हफ्ते दिन पहले गए थे, ज्ञापन दिए और 24 घंटे का समय दिए कि नहीं काम शुरू होगा तो हम लोग फिर आंदोलन, हम लोग रास्ते बनाएंगे और हम लोग हजारों लोग फिर पैदल चल कर आएंगे आपको घेरने। लेकिन उस पर फिर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और काम अब शुरू हुआ है। इसी तरीके से यहाँ के किसानों के लिए चाहे डीएम का घेराव करना हो, हम पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट ने घेराव किया। तो समाजवादी पार्टी लड़ने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी आंदोलन की कोख से पैदा हुई है। तो हम लोग जनहित के मुद्दों पर, समाज के मुद्दे पर, अन्याय के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। और हम लोग तो एक जनहित के मुद्दे पर एक बार नहीं कई बार जेल गए हैं जी, और जेल जाते रहेंगे जनहित के मुद्दों पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कह के भी जाना चाहते हैं कि जुर्म, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, बलात्कार के खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही है, करती है और करती रहेगी जी। और हम लोग संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार को, जुल्मी सरकार को, अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। और हिंदुस्तान की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने ही सभी पार्टियों को संघर्ष करने का रास्ता बताया, और जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारी पार्टी से प्रेरणा लेकर संघर्ष करती हैं। समाजवादी पार्टी का जब कार्यकर्ता सड़कों पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और देश की पुलिस उस दिन हाथ ही जोड़ती है कि नौजवानों, किसानों, हम लोग अन्याय के खिलाफ जब सड़क पर उतर गए तो फिर हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी के रास्ते को बना लेते हैं, हम लोग इनकलाब पैदा करते हैं। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, संघर्ष की ओर से निकले हैं और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। अच्छा, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग जो मतलब मैंने जो पोस्टर रिलीज किया कल, उसमें मुझे मतलब ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे आए, लोग आपकी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे भाइयों की ख्वाहिश है कि भैया की शादी हम लड्डू खाएं, मिठाई खाएं। तो सारे नौजवान तो ये बात पूछेंगे ना, तो वो सब मेरे साथी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं जी। तो सोच रहा हूँ भैया की शादी होगी तो लड्डू खाएंगे, मिठाई खाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। तो अब उनकी ख्वाहिश है, तो अब देखिए प्रभु का उनकी ख्वाहिश पूरी फिर मतलब अरेंज मैरिज करना है आपको कि लव मैरिज करना है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये तो परिवार ही तय करेगा कि मतलब अरेंज मैरिज ही करेंगे? हाँ, परिवार ही तय करेगा कि क्या करना क्या नहीं, ये तो माँ बाप ही तय करेंगे। अच्छा, मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी के आप चूँकि छात्र संघ के अध्यक्ष थे, इतने स्मार्ट हैं, इतने हैंडसम हैं, तो मतलब लव वव का कोई चक्कर नहीं रहा आपका? नहीं, उस तरीके का तो कभी मौका ही नहीं मिला। अब हम लोग बहुत कम उम्र छात्र राजनीति करने लगे, और जब आदमी छात्र राजनीति करता है, पब्लिक फेस हो जाता है, तो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में लोग प्यार को बड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो आपको अगर किसी से प्यार भी है, मैं चैनल पे कह रहा हूँ, लेकिन बहुत मतलब बड़ी, जैसे आप किसी को पसंद भी करेंगे तो आप सामाजिक डर के भाव से कह ही नहीं पाएंगे जी। और नहीं कहने में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए भी हम लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं हर वो प्रेम करने वाले लोगों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भाई उनका प्रेम सफल हो। और शादी के बाद भी लोगों का प्रेम होता है, शादियाँ भी अच्छे तो वो भी प्रेम होता है। तो ये सब तो जीवन का पार्ट है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन जो वो बहुत अच्छा हो, उसके जीवन में प्रेम बना रहे, ये हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देंगे। और हम लोग तो अभी ऐसे ही हैं, माँ बाप जो तय कर देंगे वही सब जिंदाबाद है। मतलब उनके आदेशानुसार चलना है आपको? हाँ, माँ बाप अरेंज मैरिज करना है, जो माँ बाप तय कर देंगे वही सब जिंदाबाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके चैनल को और आपको भी उज्जवल भविष्य को शुभकामनाएं कि आप लोग समाज में जो निष्पक्ष खबरें उसको चलाइए, और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस चौथे स्तंभ को जीवित करने में आप लोगों की भूमिका बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और मंगल कामना। भविष्य के लिए आप सब बहुत आगे जाएं और देश के लोकतंत्र को बचाए रखें। जय हिंद।